स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजा उदयभान और रानी मंदाकिनी की बेटी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर थे। उसके रूप और गुणों से प्रभावित होकर कई राजकुमारों ने उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी चंद्रलेखा ने हर किसी को अपमानित करके वापस लौटा दिया। राजकुमारी के मन में अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी को लेकर बहुत ही घमंड था। वो किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजा रानी को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि राजकुमारी का ये घमंड उसके भविष्य के लिए कहीं रुकावट ना बन जाए। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत ही कोशिश की तो चंद्रलेखा हमेशा ये कहकर टाल देती कि उसके लायक कोई राजकुमार अभी तक बना ही नहीं है। राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था सूर्यकांत। वो एक बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी था। राजकुमार अपनी बहन चंद्रलेखा से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए वो हर कोशिश करता। वो राजकुमारी के ऐसे बर्ताव से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी ये घमंडी आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राजकुमार सूर्यकांत ये जानता था कि अगर उसकी बहन का विवाह किसी योग्य आदमी से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। राजकुमार का एक दोस्त था जो कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, जिसका नाम था रुद्र। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार ने अपने मित्र को अपने महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। वो चाहता था कि राजकुमार रुद्र का विवाह उसकी बहन के साथ हो जाए। जब रुद्र ने पहली बार चंद्रलेखा को देखा तो चंद्रलेखा की सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। चंद्रलेखा ने राजकुमार रुद्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप वीरता में बहुत ही अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने किसी ऐसे युद्ध में विजय पाई है जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? राजकुमार ने कहा, नहीं, किंतु मैंने अपने राज्य पर आक्रमण करने वाले कई राजाओं को पराजित किया है। राजकुमारी चंद्रलेखा एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा तो मुझे ये बताइए। और उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा ने कई प्रश्न किए, कई पहेलियां पूछी। राजकुमार रुद्र ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसलिए उसने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन चंद्रलेखा उससे कोई नई पहेली पूछती। आखिरकार एक पहेली पर आकर राजकुमार रुद्र चुप हो गया। ये देखकर चंद्रलेखा ठहाके मारकर हंसने लगी और बोली कि आप मेरे योग्य नहीं हैं, और उसने राजकुमार रुद्र के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजकुमार अपमानित होकर अपने राज्य वापस लौट गया। जब ये बात राजकुमारी के भाई सूर्यकांत को पता चली तो उसे अपनी बहन का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा न लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजकुमारी चंद्रलेखा बहुत ही घमंडी है। अब तो राजा रानी भी अपनी बेटी के विवाह की चिंता में घुलने लगे थे। सूर्यकांत अपनी बहन के इस स्वभाव से बहुत ही परेशान हो चुका था। वो समझ चुका था कि चंद्रलेखा का ये घमंड ना सिर्फ उसके जीवन में कठिनाइयां लाएगा, बल्कि उसके राज्य के लिए भी एक समस्या बन जाएगा। अगर वो इसी तरह से दूसरे राजाओं को अपमानित करती रही तो धीरे धीरे उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी चंद्रलेखा से कहा, बहन चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। अगर शर्त में तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन शर्त क्या होगी भाई? सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुमने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और यदि तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम सही ना दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहेलियों वाली बात सुनते ही
राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे। राजा रानी अपने दोनों बच्चों की ये बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और वो भी वहां पर आ गए। वो भी इस खेल का नतीजा जानने के लिए वहीं पर बैठ गए। राजकुमार ने पहली पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया, धागा। धागे का गोला। जब धागे का गोला बढ़ता है तो वो हल्का लगता है। सूर्यकांत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है आदमी उतना ही हल्का महसूस करता है। और फिर सूर्यकांत ने दूसरी पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है लेकिन पूरी दुनिया संभाल सकती है? राजकुमारी ने कहा, मकड़ी का जाल। वो देखने में तो कमजोर लगता है लेकिन कई बार इसमें छोटे मोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं। सूर्यकांत हंसा और बोला, नहीं, ये सही जवाब नहीं है। सही उत्तर है प्रेम। अब सूर्यकांत अपनी तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछने वाला था। उसने कहा, वो कौन सी चीज है जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है? राजकुमारी चंद्रलेखा ने बहुत ही सोच विचार किया, उसे कोई जवाब ना मिला। तब राजकुमार मुस्कुराया और हंसते हुए कहने लगा, इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर है। राजकुमारी चौंक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने भाई से हार चुकी है। राजकुमारी ने पहले तो हाथ पैर पटके लेकिन फिर वो अपनी हार मान गई। राजा और रानी जो कि ये सब कुछ देख रहे थे वे भी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी और फिर हंसने लगे। राजकुमार सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। चंद्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं मानने को तैयार हूँ। राजकुमार ने कहा, सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी? तभी राजकुमारी चंद्रलेखा बोली, पीछे क्यों हटूंगी? मैं राजकुमारी हूँ, अपने वचन को हमेशा पूरा करती हूँ। तभी राजकुमार सूर्यकांत बोला कि तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी ये सुनकर चौंक गई, लेकिन शर्त के अनुसार तो उसे ये बात माननी ही पड़ी। राजकुमार ने पहले से ही विवाह की तैयारियां कर रखी थी। राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलवाया और राजकुमारी से बोला, तुम्हें इस कुम्हार के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, भाई, ये कैसा मजाक है? एक कुम्हार के साथ मेरा विवाह करवा के तुम मेरा अपमान करना चाहते हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। वो चिल्लाने लगी। राजा और रानी ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक कुम्हार के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम शादी के बंधन में बंध चुकी हो। तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद ही राजकुमारी और कुम्हार को राज्य से निकाल दिया गया। राजकुमारी चंद्रलेखा रोती रही, पैर पटकती रही, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। वे लोग राजमहल से बाहर निकल गए। राजकुमारी रास्ते भर कुम्हार को कोसती रही, लेकिन कुम्हार बिल्कुल शांत बना रहा। कुम्हार राजकुमारी को अपनी झोपड़ी में ले आया। राजकुमारी को अब एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अब वो कुम्हार के साथ मिट्टी और फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रही थी, जहां पर ना तो कोई सेवक था और ना ही रेशमी वस्त्र। राजकुमारी चंद्रलेखा को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता और साधारण भोजन बनाना पड़ता। महलों के ऐशो आराम से दूर अब उसे एक साधारण सा जीवन बिताना था। वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। ये सब देखकर राजकुमारी चंद्रलेखा नाक भौं सिकोड़ने लगी। राजकुमारी को हर छोटी छोटी चीज में परेशानी होती थी। एक दिन तो वो चूल्हा जलाते समय रो पड़ी। तभी कुम्हार ने उसके आंसू पोंछे और कहा, राजकुमारी, ये जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। अब राजकुमारी को ये एहसास होने लगा कि उसका पति कितना मेहनती और दयालु है। अब वो भी अपने पति की सहायता करने लगी थी। वो उसके साथ मिलकर मिट्टी के खिलौने बनाती, परंतु उससे हो ना पाता था।
एक बार की बात है, कुम्हार बीमार पड़ गया और राजकुमारी चंद्रलेखा को ही उसके सारे काम संभालने थे। राजकुमारी ने जैसे तैसे मिट्टी को गीला किया और फिर उससे घड़े बनाने लगी। कई घंटों तक वो लगी रही, लेकिन इस काम को वो कर नहीं पा रही थी। कड़ी मेहनत करने के बाद वो साधारण से घड़े बनाने में कामयाब हो गई। बाद में उसने कुछ मूर्तियां भी बनाई। उसका मन तो रोने का हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और टेढ़े मेढ़े खिलौने बनाए। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा को अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। अगले दिन राजकुमारी ने अपने बनाए हुए बर्तन, मूर्तियां एक टोकरी में रखे और अपने सिर पर लेकर बाजार पहुंच गई। जैसे तैसे वो बाजार में तो पहुंच गई थी, लेकिन अपना सामान वो बेच नहीं पा रही थी। उसके साधारण से सामान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो। राजकुमारी जोर जोर से आवाज लगा रही थी। देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वो अपने सामान को बेच पाई। अपना सारा सामान बेचकर राजकुमारी घर वापस आ गई। अब उसे मिट्टी से कोई घृणा ना थी। वो देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वो राजमहल की विलासिता में नहीं है। अब राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया था। वे दोनों कड़ी मेहनत करते और 2 वक्त की रोटी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाती। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में छोटी सी दुकान खरीद लें तो हम दिन भर में काफी सामान बेच पाएंगे और दुकान के अंदर जितना ज्यादा सामान होगा हमारी आमदनी उतनी ही ज्यादा होगी। राजकुमारी बोली, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? कुम्हार बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वहां पर मैं पैसे कमाऊंगा और फिर वापस लौटकर हम दुकान खोल लेंगे। तब तक तुम राजा के घर पर काम कर लेना। चंद्रगढ़ के राजा रुद्र बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं। मेरे कुछ दोस्त वहां पर काम भी करते हैं, उनकी सहायता से तुम्हें वहां पर काम मिल जाएगा। कुम्हार राजकुमारी को लेकर रुद्र के महल में जा पहुंचा। राजा रुद्र का नाम सुनते ही राजकुमारी चंद्रलेखा को याद आ गया कि कभी राजकुमार रुद्र उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु अपने घमंड के कारण उसने राजा को नीचा दिखा दिया था और उसे अस्वीकार कर दिया था। अगर उस समय उसने राजा रुद्र के साथ विवाह कर लिया होता तो आज इस राज्य की रानी होती और इस महल की महारानी होती। चंद्रलेखा को महल में खाना बनाने का काम मिल गया। कुम्हार शहर में कमाने के लिए चला गया। राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम करने लगी। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। राजमहल में उसके काम की चर्चा होने लगी। एक दिन राजकुमार रुद्र ने उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी चंद्रलेखा ने मना करते हुए कहा, महाराज मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पति शहर में पैसा कमाने के लिए गए हैं, जब वो शहर से लौटकर आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी राजकुमार रुद्र ने कहा, राजकुमारी चंद्रलेखा इधर देखो। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी। वो राजा रुद्र को देखने लगी। तब राजा रुद्र ने फिर से कहा, मुझे पहचाना नहीं राजकुमारी? मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये कहते हुए राजा रुद्र ने अपना मुकुट और अपने आभूषणों को उतार दिया। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी उसके गले लगकर रोने लगी। तभी राजा रुद्र ने कहा, मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने तुम्हें बहुत ही दुख दिए हैं। मैंने ही कुम्हार का भेष बनाकर तुमसे शादी की थी। अगले दिन राजकुमारी चंद्रलेखा का भाई और उसके माता पिता भी दोनों महल में आ गए। इतने दिनों के बाद अपने भाई और माता पिता से मिलकर राजकुमारी बहुत ही भावुक हो गई। वे सभी लोग ये देखकर प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं थी, वो तो बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। इस प्रकार से एक घमंडी राजकुमारी अब एक विनम्र और दयालु राजकुमारी बन चुकी थी। उसके भाई ने उसे बताया कि ये सारी योजना उसी ने बनाई थी ताकि वो राजकुमारी को सुधार सके। राजकुमारी को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई के कारण आज उसका जीवन बदल गया था और फिर वो अपने पति के साथ उसी के महल में रहने लगी।
तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है मेहनत और ईमानदारी से जो इज्जत कमाई जा सकती है वो धन से नहीं कमाई जा सकती। कांचीपुरम नाम के एक राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज था। उनके 2 बेटे थे जिनके नाम थे लव और कुश। अब दोनों ही जवान हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुमंत, जो बहुत ही बुद्धिमान था। राजा अक्सर ही अपने कार्यों में मंत्री की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री सुमंत ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, आपके दोनों बेटे अब बहुत ही होनहार और जवान हो चुके हैं। अब समय आ चुका है जब आप उनमें से किसी एक का राज्य अभिषेक कर दें। राजा बोला, मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। मंत्री बोला, महाराज, दोनों में से किसका राज तिलक करना है ये फैसला आप शायद कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राज तिलक कीजिए, दोनों ही आपके बेटे हैं। राजा ने कहा, लेकिन बुद्धिमानी में दोनों एक समान नहीं हैं। कुश में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वहीं पर लव बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि कुश को इस राज्य का कार्यभार सौंपा जाएगा, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है। मंत्री अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, परंतु उसने बात को बदल दिया और कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। और फिर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद लव और कुश में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए वे दोनों अपने पिता के पास आते हैं। लव कहने लगा, पिताजी, हम दोनों के बीच में एक विवाद हो गया है। पिता ने कहा, अच्छा, क्या विवाद है? जरा विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। पिताजी, हमारे राज्य के कई लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे ना सिर्फ उनकी भूख मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लव कहने लगा, पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है ये जानकर उसका पक्का उपाय करना चाहिए। इस तरह से अस्थायी योजना बनाने से समय समय पर वो समस्या फिर से आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं उन्हें ये सिखाया जाए तो वे सिर्फ ना अपनी भूख मिटाएंगे, बल्कि और कई लोगों की भी भूख मिटा सकेंगे। उन दोनों की बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उनका मंत्री कहने लगा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को अगर जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो ये एक सही फैसला होगा। राजा ने कहा, यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसलिए मुझे कुश की बात सही लगती है, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि योग्यता का होना भी जरूरी है, और ये योग्यता लव में नहीं है। लव, अब तुम आगे से ऐसी कोई भी गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश का राज तिलक करने की तैयारी की जाए। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। महाराज कुश का पक्ष लेते हैं, परंतु लव की बात को गलत ठहराकर वो लव का अपमान भी करते हैं, और ये अपमान लव से सहन नहीं हो पाता। इसलिए वो बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला जाता है। वो कई नगर और कई गांवों में घूमता घूमता एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत जी लोगों को उपदेश दे रहे थे। लव भी वहीं पर रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। लव ने एक आदमी से पूछा, महाशय, पुराने ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले ये कौन हैं? उस आदमी ने बताया, ये अग्निसार हैं, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी। ये एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सरिता, जिससे भी ये अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इनकी बेटी उसे पसंद नहीं करती। इसे चाहे कितना भी समझा लो, ये मानती ही नहीं। यही कारण है कि अग्निसार जी दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद लव अग्निसार के पास जाता है और कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं।
अभी तक मैं यही सोच रहा था कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, परंतु अब मुझे समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लव की बातें सुनकर अग्निसार उससे बहुत ही प्रभावित हुआ और वो लव को पसंद करने लगा। उसने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम कहाँ से आए हो? लव ने सच्चाई को छुपाते हुए कहा, गुरुजी मेरा नाम अर्पण है, बस मुझे इतना ही मालूम है। मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। संत ने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। अर्पण उनका न्योता स्वीकार कर लेता है और उनके घर चला जाता है। उनके घर में उनकी बेटी सरिता भी थी, जिसे कोई भी पुरुष अच्छा नहीं लगता था। अर्पण को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुई। एक दिन उसने अर्पण से कहा कि क्या वो उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए चलेगा। अर्पण उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर पहुंच जाता है। सरिता जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वो अर्पण से कहने लगी कि आम तौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जागी है। आज रात को मेरे पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। अर्पण ने कहा, तुम्हारे पिता को मैं अपना गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अर्पण के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत ही समझाने लगती है, परंतु अर्पण के ऊपर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता और फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाना ही चाहिए। वो अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़कर हाथों को खरोच लेती है और बालों को खोलकर जोर जोर से रोने लगती है। इस तरह से वो अपने घर पर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक आस्तीन के सांप को अपने घर में रखा है। देखिए उस दुष्ट ने मेरी क्या हालत कर दी। गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली कि अर्पण ने यह घिनौना काम किया है। शायद इसी इरादे से वो उनके घर में आया था। दोनों पिता और पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अर्पण को बुलाया। तब सरिता ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया जी को कह सुनाया। मुखिया ने जब अर्पण से इस बारे में पूछा तो अर्पण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, अर्पण क्या तुम अपराधी हो, तुमने ये अपराध किया है? मुखिया के सवाल का अर्पण ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अर्पण बिल्कुल शांत बना रहा। मुखिया ने कहा, अर्पण तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी क्यों साध रखी है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अपराध किया है और तुम्हें दंड देना चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, ये जानते हुए भी तूने ये अपराध क्यों किया? न्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड ये मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट देने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये कहता है कि तू अपराधी नहीं है। सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या कोई गवाह नहीं है, इसलिए मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की सारी जानकारी उस राज्य के राजा देव वर्मा को दे दी। राजा देव वर्मा ने कहा, मुखिया जी, जब अर्पण इस अपराध पर बिल्कुल मौन है और सरिता ने अपनी गवाही दे दी है तो आपको अर्पण को दंड दे देना चाहिए था। मुखिया ने कहा, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से मिल लें और उनका पक्ष सुन लें, उसके बाद ही सही फैसला लें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा, अभी तुम जा सकते हो। राजा देव वर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था यमुना, जो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता तो वो अपनी बेटी से सलाह लेते थे। इस बारे में भी उन्होंने अर्पण और सरिता का सारा मामला यमुना को कह सुनाया। तब यमुना कहने लगी, पिताजी,
हमें गुरुजी, सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष। आप उन तीनों को राज दरबार में बुलवाइए। यमुना के कहने पर राजा ने तीनों को राज दरबार में बुलवाया और उनसे पूछताछ करने लगे। पिता और पुत्री राजा के सामने वही बात कहते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी। लेकिन अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी ये संदेह हुआ कि ये निर्दोष है। सबूत ना होने पर अर्पण को दंड देना राजा के मन को गवारा नहीं था और इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था कि अर्पण निर्दोष है। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वहीं रहने के लिए कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरे कमरे में आ जाती है और कहती है, पिताजी, अगर समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। राजा ने कहा, परंतु ये सब कैसे होगा? यमुना बोली, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पिताजी, आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में अभी 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। ये कहकर यमुना मुस्कुराने लगी और फिर यमुना के आदेश के अनुसार सरिता और अर्पण को राजमहल में 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। दोनों के कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आकर कहने लगी कि अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिल सका, इसलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए चलकर सबूत ढूंढते हैं। और फिर वो अपने पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। अर्पण के कमरे के दरवाजे में एक छेद था जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है ये साफ साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे के छेद में से देखने लगे तो अर्पण बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। सरिता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जब काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आया तो सरिता बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिसे वो खोलती है। कुंडी ना लगी होने के कारण दरवाजा आसानी से खुल जाता है। असल में ये दरवाजा उसे अर्पण के कमरे में ले जाता है। जब वो अंदर गई तो अर्पण दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो अर्पण के नजदीक जाकर वो कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। तूने मुझे ठुकराया है, मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तूने मेरा तिरस्कार किया। अभी भी समय है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले सकती हूँ, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अर्पण कहने लगा, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच्चा हूँ, मेरे लिए यही काफी है, परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्पण शांत हो जाता है। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद में से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन देववर्मा सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगा, सरिता, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अर्पण बिल्कुल निर्दोष है। सरिता की इच्छा जब अर्पण ने पूरी नहीं की तो इस पर झूठा आरोप लगाकर तुमने इसकी झूठी शिकायत की। होना तो ये चाहिए कि सरिता को दंड दिया जाए, परंतु तुम्हारे पिता को देखते हुए हम तुम्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं और अर्पण को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पिता और पुत्री को दरबार से वापस जाने के लिए कह दिया, जबकि अर्पण को अपना अतिथि बनाकर रख लिया। वो अर्पण को बहुत ही पसंद करते थे और अपनी बेटी की शादी अर्पण से करवाना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वो निर्दोष साबित हुआ है तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद लव ने राजा देववर्मा को अपनी सच्चाई बताई कि मैं एक राजपुत्र हूँ, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण मुझे अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। तुम चाहे राजपुत्र हो या कोई साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसा समझदार आदमी मेरी बेटी का पति है।
कुछ दिनों के बाद जब ये खबर लव के पिता राजा चंद्रसेन को मिली कि उनका बेटा राजा बन गया है, तो वो भी बहुत ही खुश हुए और उससे मिलने के लिए चले आए। दोनों पिता पुत्र के बीच गिले शिकवे दूर हो चुके थे। अब वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।